बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अभी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत के बीच में जो रिफ्ट है वो कम नहीं हो रही। अपोजिशन चाहती है हर हाल में इस हुकूमत जो है इससे जान छुड़ाई जाए, इसको निकाला जाए, और इस हुकूमत को यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं है, और उसके लिए वो पब्लिक की ताकत को इस्तेमाल कर रही है। हालांकि वो इस्तीफे देकर भी इस हुकूमत से जान छुड़वा सकते हैं। हुकूमत ये कह रही है कि आप जिस अंदाज में ये एहतजाज कर रहे हैं इससे कोरोना वायरस फैलेगा। कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारा मामला कंट्रोवर्शियल बन गया है। यानी कोविड-19 ना होता तो अपोजिशन एहतजाज कर रही होती तो फिर हुकूमत उनको कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन अब कोरोना वायरस मौजूद है और उसकी मौजूदगी में जब अपोजिशन एहतजाज करती है और वो क्लेम करते हैं कि उनके जलसों में लाखों लोग आ रहे हैं, तो फिर कोरोना वायरस फैलने के खतरात भी बढ़ते चले जाते हैं। अब क्या इस बात का इदराक होगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत को? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोरोना वायरस हुआ, उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। अब जब इनके अपने घर के अंदर लोग आ रहे होते हैं तो एसओपीज बड़े ज़बरदस्त फॉलो किए जा रहे होते हैं। कोशिश की जाती है कि स्टेज के ऊपर सेहतमंद और बेहतर लोग मौजूद रहें और एक डिस्टेंस भी हो और वहाँ मास्क पहने जाते हैं, लेकिन नीचे खड़ा हुआ आम आदमी जिसने आपसे उम्मीद बांधी है, जो आपको वोट डालकर आप पे एहसान करता है, क्या उसके बारे में कोई सोच रहा है? क्या उसके बारे में हुकूमत सोच रही है? उसकी मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। क्या उसके बारे में अपोजिशन सोच रही है, जो उसको इस वबा के दौर में बाहर बुला के उसकी जान को खतरे में डाल रहे हैं? और यहाँ पे लोग पॉलिटिकल पार्टीज को इनकार इसलिए नहीं कर सकते कि हर छोटे बड़े काम के लिए वो पॉलिटिकल लोगों के मरहूने मिन्नत होते हैं। हर छोटे बड़े काम के लिए उनको उनके डेरे पे, उनके दफ्तर में जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लिहाजा उनको ना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को इसलिए भी जलसों में आना पड़ता है और लोगों को लेकर आना पड़ता है। तो क्या लोगों की जान को खतरे में डालने का ये सिलसिला आने वाले वक्त में जारी रहेगा? दूसरा, मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो कुछ स्टेटमेंट आज दिए हैं, उन पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन कोरोना से मैं आगाज़ करूंगा। जो हलाकतें उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, केसेस की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3306 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, और अब तक जो इस मुल्क के अंदर इस वबा से मुतासरा लोगों की तादाद है वो है 3,86,198। अब हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। शेख वकास साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए सर। इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। जर्नल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। शेख वकास अकरम साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। सर, हल क्या है? हुकूमत के बारे में अपोजिशन ये कहती है, यानी अगर हम ये फैसला करना चाहें इनमें से ठीक बात कौन कर रहा है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले जुलूस निकाला, लेकर इस्लामाबाद तक आए, किसी ने नहीं रोका, किसी ने उनको नहीं टोका। वो आए, वहां पे चंद दिन रहे, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, फिर वो अपनी मर्जी से वापस भी चले गए। लेकिन इस मरतबा हुकूमत कह रही है रोकेंगे, मना कर रहे हैं इसलिए कि कोरोना फैल रहा है। अपोजिशन ये कहती है कि ये इसलिए नहीं मना कर रहे कि कोरोना फैल रहा है, ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। इनमें से किसका आपको पोजीशन किसकी ठीक लगती है सर? देखें इमरान भाई, बात यह है कि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है और कोरोना के हवाले से जो हुकूमत के खदशात हैं वो तो दुरुस्त हैं। वो तो हुकूमत को आप छोड़ें, आप जी शऊर आदमी हैं, आप भी एहतियात करते होंगे घर जाते वक्त, बाज़ार जाते वक्त, या अपने स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करते वक्त, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक तो कम अज़ कम हमारे पास तो कोई इलाज है नहीं, ना दुनिया में इस किस्म की कोई चीज़ सामने आई है, और इससे हलाकतें हुई हैं, ये भी एक हकीकत है। पाकिस्तान में भी हलाकतें हुई हैं हज़ारों में, ये भी एक हकीकत है। तो इस हवाले से जो खदशात हैं हुकूमत के, वो दुरुस्त नहीं है। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत की नीयत इसके पीछे ठीक है। हुकूमत है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है, जहाँ पे असम्बली ऑफ पीपल हो वहाँ उनको रोकना हुकूमत का फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब ये वबा से हलाकतें ज़्यादा होती हैं तो इल्ज़ाम भी हुकूमत पे आता है। सो हुकूमत का कहना जो है वो ठीक है, इसमें मैं नहीं समझता कि हुकूमत को गलत बात कर रही है। अब देखना है कि हुकूमत की नीयत क्या है। हुकूमत की नीयत अगर हम देखना चाहें तो जब पिछली दफ़ा कोरोना की वबा आई थी और जिस तरीके से नादरा के सेंटर्स के थ्रू एक ही जगह पे 2-2, 3-3 हज़ार ख़वातीन को बिठा के लाइनों में लगा के जिस तरीके से पैसे दिए जाते रहे थे, क्या वो कोरोना के SOPs के मुताबिक था? क्या उससे कोरोना नहीं फैला? क्या वो जो तमाशा पिछली दफ़ा लगाया गया था वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमियों की इमदाद के लिए लगाया गया था,
या फिर और इमदाद तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों के कारोबार बंद हो चुके थे, क्या उसकी वजह से लोग इफेक्टेड ज़्यादा नहीं बढ़े? ठीक है, क्या इसी वबा के दौरान हुकूमती अरकान ने जलसे नहीं किए? अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये जितने भी हुकूमती वज़रा हैं, अगर आप इनकी पर्सनल फेसबुक्स उठा के देख लें तो जब ये अपने हलकों में जाते हैं, तो अभी पिछले 2 दिन मैंने कई वज़रा और कई हुकूमती MNAs की फेसबुक्स चेक की हैं, देखी हैं, दोस्त हैं, कई पसंद है कहीं नहीं पसंद है, दोनों ही हवाले से मैं उनको चेक किया मैंने, तो पता ये लगा कि माशाल्लाह जो यहाँ पे टीवी पे बैठ के प्रचार कर रहे हैं अपने हलकों में, ये 500-500 600 आदमियों की कुलखानियाँ, यानी कि एक कुलखानी पे 500-500 आदमी मौजूद हैं, वजीर साहब, MNA साहब, PTI की मैं बात कर रहा हूँ, नून लीग वाले भी हैं, वो वहाँ पे उसको अटेंड कर रहे हैं। बहुत से हुकूमती जलसे जो हैं और बहुत से इकट्ठ जो हैं और बहुत सी असम्बली और बहुत से मामलात होते रहे हैं, तो क्या हुकूमत जो है वो ये समझती है कि कोरोना सिर्फ़ और सिर्फ उस इकट्ठ या उस मजमे में फैल सकता है जो अपोजिशन का किया गया हो? क्या हुकूमती मजमे जो हैं और हुकूमती रश या क्राउड जो है, क्या वो कोरोना से पाक हो सकता है? तो यहाँ कॉल ऑफ फेल में तजाद मौजूद है और बड़ा वाज़े मौजूद है, जो आप और मैं जो कि मीडिया पे ज़रा कीन नज़र रखते हैं, अगर हम खबरों को गौर से देखें तो हमें हर रोज़, मैंने जो आपको एक आम सी मिसाल दी कि यही वज़रा जो कह रहे हैं, इन्हीं के आप हलकों की कल की फेसबुक्स उठा लें इमरान साहब, ठीक है, तो तुम पता लग जाएगा कि ये कह क्या रहे हैं और इनका मकसद क्या है। अब दूसरी तरफ वो जो है वो जो आए हैं और आगे चले गए हैं और अवाम को उनका कितना ख्याल है और किसको अवाम का कितना ख्याल है। देखिए, मैंने आपके इंट्रो में एक बात सुनी कि लोग ना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इनके डेरों पे छोटे छोटे कामों के लिए जाते हैं। अच्छा, जब आप अपोजिशन में चले जाते हैं ना इमरान भाई, तो ये आपके छोटे छोटे काम नहीं होते हैं, तो आपके डेरों की रौनकें जो है ना वो ठंडी पड़ जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि जब लोग अपोजिशनों के जलसों में आते हैं वो डेरों के कामों की छोटी छोटी लालच की वजह से होते हैं। डेरों पे मजमे जो हैं वो हुकूमती अरकान के या हुकूमत वालों के होते हैं, वो ज्यादा बड़े होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, इसलिए हाँ, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि, और इसमें एक और जिम्मेदारी हमारे भाइयों की भी है ना, और मैंने तुझे दसो आ सियाने म्याने बंदे हो, हुकूमत कह रही है, इमरान खान कह रहा है, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं लोगों को कह रहा हूं कि ये बीमारी मोहलक है, इससे बच जाओ, अगर नहीं बचोगे तो मर सकते हो। अब इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? नहीं हो सकती है। जब आप हम सब मिल के अवाम को ये बता रहे हैं कि लोगों से रश में कोरोना हो सकता है और कोरोना से आप मर सकते हैं, तो हम जेड़े इस गल नूं भी सुन के ना रुकण तो उन्हां दा की इलाज है? कौन सा वज़ीर आज़म और कौन सी तहरीक इंसाफ? ये बात आपकी ठीक है कि लोग अगर की इलाज है, ऐसी कौम की इलाज है ना, बंदे ना की इलाज है, लोग सीरियस नहीं ले रहे, तो वहां पे फिर रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो, क्योंकि देखें जो सीरियस नहीं लेगा वो सिर्फ अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा, बल्कि वो अपने साथ साथ ऐसे लोगों को खतरे में डालेगा जो उसको सीरियस ले रहे हैं, और ये एक सीरियस इशू है। मैं इम्तियाज गुल साहब, इस सीरियस इशू को टैकल करने का दूसरा तरीका क्या है? देखिए, पहले लोग इसलिए थोड़ा सा डर गए थे, हम इससे कम कोरोना था, हम महसूस करते थे बाहर लोग जो है वो मास्क पहन रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे, डर रहे हैं, इंटरेक्शन कम कर दी है, कुछ लोगों ने अपने आप को घरों में बंद किया, हमने महसूस किया था। अब ऐसा लग रहा है क्योंकि एक यूनिफाइड वॉइस नहीं आ रही, अपोजिशन, हुकूमत, इदारे सारे मिलकर या उलमा सब मिलकर इकट्ठे नहीं कह रहे, तो वो जो एक खौफ हमने पहले देखा था वो इस मर्तबा जनरेट नहीं हुआ। तो अब क्या करें सर? देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत इस हवाले से लोगों को तंबीह करना छोड़ दे। एक हकीकत तो है कि बीमारी जानलेवा साबित हुई है। अमेरिका में देखें 2,68,000 अब तक लोग मर चुके हैं। भारत देखें वहाँ पे 1,35,000, ब्राज़ील देखें तो 1,71,000 के करीब लोग अब तक इसमें मर चुके हैं। लेकिन अगर ब्राज़ील और भारत को देखें तो उसमें भी शायद आपको यही रवैया नज़र आएगा जो पाकिस्तान में है कि आप हुकूमत और मीडिया कह के थक गया है कि आप खुदा के लिए मास्क लगाए रखें, दस्ताने पहने या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। देखिए, जो डॉक्टर्स ने अब तक बताया है वो ये है कि 95-96% आपकी प्रोटेक्शन जो है वो आपके मास्क से आती है। लेकिन मैं ये देखता हूँ यहाँ जो सियासी जमातों के जलसे होते हैं उसमें बड़े लीडरों के आसपास भी लोग खड़े होते हैं। बड़े लीडर तो चूंकि तकरीर कर रहे होते हैं लिहाजा वो मास्क हटा देते हैं, जबकि खुद उनके आसपास जो खड़े हैं कई लोगों के मैंने देखा कि उन्होंने मफलर के तौर पे यहाँ लटकाया होता है। मतलब ना नाक को प्रोटेक्ट किया हुआ है ना मुंह को प्रोटेक्ट किया हुआ है।
तो शायद ये एक ऐसे रवैये हैं, इसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। जो लोग अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हम खुद एहतियात करते हैं, हमने अपने ऑफिस में बड़ी एहतियात की, उसके बावजूद हमारे 4 या 5 हमारा स्टाफ था, उनको कोरोना हो गया क्योंकि किसी एक की वजह से। अब एहतियाती तदाबीर सब ने की, लेकिन उसमें आपको मालूम नहीं होता कि बाज़ औक़ात एक कैरियर है, उसको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन किसी और को लग जाता है और उसके अंदरूनी कैफियत ऐसी होती है जिसको अंडरलाइंग कंडीशंस कहते हैं, उसकी वजह से वो उस पर ज़्यादा असर होता है। तो एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल है तमाम हुक्मरानों के लिए, तमाम हुकूमतों के लिए। अलबत्ता इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, यानी ये नहीं कहना चाहिए कि चूँकि शॉपिंग मॉल्स में लोग जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, अगर वहाँ जा सकते तो फिर सियासी जलसा क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको कनाडा की मिसाल दूँ, वहाँ से हमारे बच्चे बता रहे थे कि वहाँ भी उन्होंने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए, जिम्स बंद कर दिए हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल खुले हैं, ओपन एयर में आप मीटिंग्स कर सकते हैं। तो बड़ा एक इंसान, एक ह्यूमन मुआशरे को मतलब मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। हर एक अपनी अपनी सवाबदीद के मुताबिक ऐसे में आपको इंतजामिया की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती हैं, आंखें बंद करके आपको उनके यकीन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनसे बेहतर कोई आपके पास सोर्स नहीं है। आप खुद से कुछ कर नहीं सकते, वो अपने एक्सपर्ट से पूछ के आपको बताएंगे जी ये कर लें आप। और ये वबा ऐसी है, इससे पहले हम इसको जानते नहीं थे। अब यहाँ पे तो लोग सर आप कह रहे हैं या माथे पे पहन लेते हैं मास्क, नीचे लटका लेते हैं मास्क। मैंने देखा एक कान में लटका हुआ होता है मास्क। मैंने एक बंदे को ऐसे देखा, उसने पीछे की तरफ पहना हुआ था मास्क, मोटरसाइकिल पे जा रहा था। यानी लोगों ने ऐसे ऐसे अजीब तरीके मास्क पहनने के इजाद किए हैं पाकिस्तान में, और मुंह के ऊपर नहीं पहनते। और इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि वो इसकी इंटेंसिटी को समझ नहीं रहे, इसकी तबाही को समझ नहीं रहे। और शायद इसकी जनरल साहब मैं आपके पास आऊँगा, एक वजह यह है कि पहली मरतबा हम इसमें से बहुत बड़े डैमेज के बगैर निकल गए हैं, तो लोग शायद इसको अब संजीदा नहीं ले रहे। और दूसरी बात यह है कि जो बंदा पहले से कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं, वो अब चलता फिरता बम बन गया है। चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो कोई और है, वो कहता है मेरी बला से मुझे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं मर सकता, लिहाजा लोग जाने उनका काम जाने। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, एक तो ये फैलेसी है कि अगर किसी को एक दफा हो गया उसको दोबारा नहीं होगा। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उनकी सिस्टर खुद डॉक्टर हैं इंग्लैंड में, और वहां पे उनको इसी तरह लुकआउट करते हुए पेशेंट्स को कोरोना हुआ, रिकवर किया, उन्होंने वापस आई, फिर दोबारा उनको हो गया। ये तो उन डॉक्टर्स की, मैं यूके की डॉक्टर्स की बात बता रहा हूँ। ये पाकिस्तान का मसला जो है ना, वो 3-4 किस्म के मामला है हमारे। नंबर एक तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है बाय इटसेल्फ, वो इस काबिल नहीं है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता मामला बिगड़ते हैं उनको हम संभाल सके। जब एक पहला इसका रेल आया था तो उस वक्त खौफ भी था, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा तबका उस वक्त भी मौजूद था जो कह रहा था कि ऐसे हमें डराया जा रहा है, कोरोना बीमारी है नहीं है। और अब भी अगर आप इसके व्यूज चल रहे हैं कि ये नहीं है बीमारी, खाम में डराया जा रहा है। एक तो ये मसला रहा। दूसरा, जो हमारी हुकूमत का अपना रवैया रहा है जब से ये हुआ है, हालांकि इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी या जो भी इनकी टैक्टिक्स थी, अल्लाह ने अल्लाह की मदद से वो कामयाब रही और पाकिस्तान बड़े नुकसान से बच गया और हमारी हेल्थ केयर सिस्टम अंडर प्रेशर नहीं आया। उसके बाद आप देखिए कि लोगों का रवैया भी थोड़ा मसला बना है उनका। और अब जो हमारी अपोजिशन लीडरशिप है, देखिए लीडरशिप का काम क्या है? लीडरशिप का काम बेसिकली तो ये है कि राय अम्मा को हमवार करना, अपने नुक्ता नजर के मुताबिक लेके चलना आगे, अपने अवाम के आगे चलने की बात नहीं है लीडरशिप की। ठीक है, मुझे तो ये तवक्को ये है कि चाहे वो हुकूमत में बैठे हो हमारे लीडर्स या हमारे अपोजिशन में हो, वो इस वक्त सब मिलकर अपनी अवाम को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि हमने गुज़श्ता 70-71 साल में जो किया है उसका एक नतीजा तो ये है कि हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल नहीं है। इसलिए खुदा के लिए आप अपना भी ख्याल कीजिए और पाकिस्तान का भी ख्याल कीजिए। वो उससे हम कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह भी बात हो रही थी हमें अपने अपने सियासी मफादात ज्यादा अजीज है। पीडीएम को खतरा ये है कि उन्होंने अभी ना कर दी तो उनको शायद लोग कैसे इसको परसीव करेंगे, और हुकूमत शायद ये डर रही है कि अगर ये चलता रहा तो हुकूमत का कुछ काम बिगड़ेगा। लेकिन देखिए, अभी जो पेशावर में जलसा हुआ था उसमें वो तादाद उस पर नहीं थी जितनी मैं खुद जाती तौर पर एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वहां पर मौलाना फजल रहमान के जो मदरसों के तलबा थे या दूसरे पार्टी के लोग थे, मेरा ख्याल था काफी आएंगे, लेकिन नहीं आए लोग।
एक तो हद तक तो लोगों में ये खौफ मौजूद है। अब जरूरत इस बात की है कि पीडीएम हो चाहे हमारी हुकूमत हो, कम से कम इस मामले पर बैठकर ये तय कर लें कि हम चंद माह जो है अगले, चूंकि हमारे लिए खतरा बढ़ रहा है दिन ब दिन, उसके दौरान हम अपने आप को सियासी सरगर्मियां थोड़ी सी मुअत्तल कर लें तो भी ठीक है। हुकूमत तो फिर भी यहीं गिर जाएगी, गिराने के लिए हुकूमत को ये फिर दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा और हालात बिगड़े तो फिर ये हमारे सियासी लीडर चाहे हुकूमत को गिरा कर लेंगे। और खुद ही तो से शिकार हो रहे हैं, बिलावल शिकार हो गए हैं इसके। वो खुद तो अपने जो इनकी सिस्टर की जो मंगनी की तकरीब है उसमें तो बड़ा सख्त लिखा हुआ है कि आप जब तक नेगेटिव टेस्ट लेके नहीं आएंगे तो आपको हम नहीं ट्रेन करेंगे। तो बाकी को ख्याल करेंगे लोगों का। ब्रेक लेके वापस कोविड के ऊपर थोड़ी सी और बात करनी है और फिर हम आगे बढ़ेंगे दीगर इश्यूज की तरफ। मरियम नवाज साहिबा के आज के स्टेटमेंट और गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करती है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब से बात कर रहे थे। जनरल साहब, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जी मैं तो आऊँगा वहाँ से ऑनलाइन, चाहे मुझे कोरोना हो गया है, मैं इसके अंदर शामिल रहूँगा। मरियम नवाज साहिबा ने कहा मेरे वालिद ने कहा कि रंज और गम के बावजूद एतवार वाला जलसा आप जाइए और जाकर अटेंड कीजिए। तो इस नहज पे जब अपोजिशन खड़ी है, हुकूमत ज़बरदस्ती रोकती है तो ये कहा जाएगा जी हुकूमत जुल्म कर रही है और डेमोक्रेसी में नहीं मानती। और हुकूमत अगर ज़बरदस्ती नहीं रोकती उनको तो फिर हुकूमत किसी को भी नहीं रोक सकती। अब बताएं हुकूमत जाएगी किधर? जनरल साहब आपसे सवाल है। देखिए, जब इस सूरत हाल में हम पहुंच चुके हैं कि हमारी जो कौमी क़यादत के या तो मौजूद है या अपने आप को उस पोजीशन में लाने की कोशिश करना चाहती है, वो किसी कानून की या किसी किस्म की पाबंदी को बर्दाश्त नहीं करती, तो फिर बाकी आवाम से ये तो क्या रख देंगे? क्या ख्याल है? लेट्स से कि पीडीएम मिल के हुकूमत को गिरा देती है, तो कल को अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इनसे इनके जो बनाए हुए असूल हैं या जो क़वानीन पास कराएंगे उनको मान लेगा, तो फिर क्या होगा हमारे? तो पूरे सिस्टम को हम इस तरीके से दांव पर लगा रहे हैं। ये कोई इतनी सादा सी बात नहीं है कि आप हुकूमत ने रोका और आप नहीं गया तो बात चल गई। पेशावर के जलसे में हुकूमत ने रोकी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लीडरशिप है ये बात की संगीनी को समझ नहीं रही है। अगर आज एक तबके को आप इजाजत दे देते हैं और वो तबका अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है, तो कल दूसरे तबके कौन रोकेगा इससे? ठीक है, इसलिए चाहे वो मरीम बीबी है, चाहे वो और पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक है, अब ये यहाँ पे आज एक शेख वकास अकरम साहब देखें, जेल जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल लोग समझते हैं बहुत बड़ा ऑनर है और जेल जाना जो है वो पॉलिटिकल लोग बहुत बड़ा वो समझते हैं कि उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। और जितना वो बताएं बाहर आके कि हमने सख्त जेल काटी है, उतना ज़्यादा उनको लगता है कि वो लोग उन्हें बहादुर लीडर समझ रहे हैं। अब मरियम नवाज साहिबा ने ये कहना शुरू किया अब जाके, जब वो अदालत में पहले पेश होती थी, जब उनकी पेशियाँ थीं, तब वो कभी ये बात नहीं करती थी। अब वो ये कह रही हैं कि उनको गंदा खाना मिलता था, उनके बाथरूम में कैमरे लगाए गए थे, उनको जो है फंगस वाली दवाइयाँ दी जाती थी, उनको बासी खाना दिया जाता था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि जो बहुत इखलाक से गिरी हुई चीज़ें वहाँ पे की जाती थी जेल के अंदर। मरियम नवाज साहिबा ने अपने बारे में कहा। तो सर क्या ये आप यकीन कर सकते हैं इस बात पे कि मरियम नवाज साहिबा के साथ इस लेवल तक जुल्म किया गया होगा जेल में? क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, थोड़े दिन पहले मैंने पब्लिक को दिखाई भी थे वो सारी रसीदें जिन पे लिखा हुआ होता था कि सुबह का खाना ये आएगा, दोपहर का ये आएगा, रात का ये आएगा। और शरीफ खानदान के तमाम लोगों का सारा खाना, एक क्लास जेल है और सारा खाना घर से मुलाजमीन लेकर आते हैं। इवन मुलाजमीन का नाम भी लिखा हुआ है। ये सुबह के नाश्ते पे दोपहर का खाना बताते हैं और दोपहर के खाने पे रात का खाना बताते हैं और फिर रात के वक्त बताते हैं कि सुबह क्या खाना है। ये चिट जाती है व्हाट्सएप होके, वहां से खाना बन के आता है और फिर अंदर ये सारा इंदराज मौजूद है जेल के अंदर। तो ये आपको लगता है कि वाकई इतना बड़ा जुल्म हुआ वहां जेल में? देखें इमरान भाई, बात यह है कि वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जो आम कैदी है उनको भी घर से जो है वो खाना लाने की इजाज़त होती है, अनलेस एंड अदरवाइज़ अगर कोई इस किस्म का अदालती हुक्म हो या कैदी का बिहेवियर इस किस्म का हो कि जेलर उसको रोक दे, बाहर से उसको खाना वाना जो है वो डेली की बुनियादों पे आ जाता है। ये जिस वक्त ये कैदी नून लीग के, पीपल्स पार्टी के ये हो कि हमारे पास जंग जेल आया करते थे तो जो हमारे दोस्त थे उनको हम खाना वाना भिजवाया करते थे, ये एक रिवायत रही है, सियासी कैदियों को खाने वाने घर से जाते हैं।
अब मुझे मेरे पास अदरवाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके पास है, मगर अगर मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं और ये हकीकत है तो फिर तो ये बड़ी ज़्यादती है, और इस तरह करना जो है वो किसी भी तरीके से किसी हुकूमत के या किसी हुक्मरान के या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के शान शान नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक पिंडी जेल का ताल्लुक है, पिंडी जेल जो अडियाला का ताल्लुक है, क्योंकि शुरू में जो है वो मेरे एक और दोस्त भी जो थे वो इसी जेल में थे, मुझे याद है हनीफ अब्बासी इसी जेल में थे और मैं उन्हें मिलने जाता था, और मियाँ साहब भी उस वक़्त उस जेल में मौजूद थे। तो उस वक़्त तक की तो मुझे याद है कि खाना बाहर से सामने ही उनके एक और पिंडी के हैं अपना इनके सेनेटर हैं जिन्होंने सामने कर लिया था, और वहीं पे कुक शुक थे और वहीं से आता था। ये हक है, ये सिर्फ गालिबन तनवीर साहब का आप कह रहे हैं ना, तनवीर साहब का आप कह रहे हैं, मैं चौधरी तनवीर का ही कह रहा हूँ जी। चौधरी तनवीर साहब के पास है कि सर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी और खाने का मेन्यू भी था मेरे पास कि कौन कौन सा खाना आता था उन दिनों में, मुझे अच्छा। मगर मैं आपको मजे की बात बताऊं, मगर अगर वो खाना वहीं उनके घर से आ भी रहा था, जहां तक मेरी इत्तला है, तो ये कोई उनके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं था। हर आम और ख़ास कैदी को जेल में इजाज़त है, उनके घरों से खाने आते हैं। अगर कोई ऐसी परमिशन किसी हुकूमत या किसी जेलर ने दी भी थी तो किसी ने किसी के बाप पे एहसान नहीं था किया, कानून के मुताबिक कि बाकी लोगों के खाने भी घर से आते हैं। लेकिन वो कुछ और कह रही हैं, वो कह रही है कि मुझे फंगस वाली दवाइयां, गंदा खाना, बासी और बहुत सारी ऐसी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को पहले दिन जेल में लेके आए, चूहों का बचा हुआ खाना, मुझे इन्फॉर्मेशन, जब मैं जेल देखें, जब मैं तो उस वक्त वहाँ पे उस जेल में जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को पहले दिन जेल में पिंडी अडियाला भेजा गया, तो वहाँ पे ज़मीन पे कोई मैट्रेस और कोई चीज़ तक मौजूद नहीं थी, और पहली एक दो रातें जो है ये ऑन रिकॉर्ड है कि ही हैड टू स्लीप ऑन द फ्लोर। और फिर जिस वक्त इनको अंदाज़ा हुआ कि काम गड़बड़ हो जाएगा और ये बात आगे काबू नहीं आ सकेगी, तो ये भी मेरे इल्म में है कि जेलर ने जाके तरले किए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कि हम मैट्रेस और चारपाई और फलान और ठीक हम सब लेके आते हैं। ये मेरी इतला है। आई एम नॉट अ नून लीगर, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर अगर मैं दूसरी तरफ की हक की बात करूँगा तो मैं इस तरफ की भी हक की बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने फिर ज़िद में 3-4 दिन और 2-3 दिन तो इन्होंने ख़ुद उनको, ये हुकूमत ने, और हुकूमत की सूबाई हुकूमत के तहत होती है जेलें, इन्होंने ऐसे किया। अगले 3 दिन फिर ये तरले करते रहे, मगर ही डिड नॉट, ही सेड नहीं, अगर तले सोना है तो फिर मैं तले ही सोना है। और फिर 5वें-6वें दिन जाके बड़ी मुश्किल से इन्होंने उनको मनाया कि खुदा के लिए कि यहाँ बीमार ना हो जाए, गलती हो गई, फलान हो गया, टींग हो गया, फिर इन्होंने तरले से उनको फैसिलिटेट किया। सो अजीब किस्म की चीज़ें हैं, कुछ इनकी तरफ से ठीक है, कुछ उनकी तरफ से ठीक है, कोई यहाँ से मुबालगा आ रही है, कुछ वहाँ से मुबालगा आ रही है, तो दोनों अतराफ हुकूमत और अपोजिशन में कहीं ना कहीं कुछ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जेलों वाला मामला है ना सर, जो आप कह रहे हैं कि वो बहादरी होता है, वो समझते हैं बहादरी समझते हैं, ये नहीं समझते जेल औखी होती है लोगों के लिए काटनी। बाहर आके जो लो तुम, क्योंकि लोग समझते हैं कि जेल जेल होती है, चाहे उसमें जितनी मर्जी आपको सहूलियात दी जाए। और इस पाकिस्तान की तो तारीख रही है सियासी कि लोग जेलों में जाते रहे और फिर 5-5 साल बाद पता लगता सी कि जी केस का हाली तक फैसला कोई नहीं होया, हकायक हाली तक सामने नहीं आए। तो इस मुल्क में तो ऐसा भी होता रहा है ना कि आपने जितने बंदों को जेलों में भेजा है, आज तक कोई उस केस में, जिस केस में जरदारी साहब से लेके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तक, आप किसी भी आदमी को देख लें कि जितने केसों में जेलों में रहे हैं, क्या आज तक कोई केस बाद में प्रूव होकर सजा भी हुआ है? तो ये भी लोग फिर बाद में बातें करते हैं कि जी आप, जो हुकूमत आती है वो तो अपोजिशन वालों को पकड़ के अंदर डाल देती है, फिर कभी फिर तोड़ भी पहुंचाओ ना किसी केस नू, ठीक, किसी एक केस नू ही तोड़ पहुंचा के देख लो ना। ठीक है। अब इम्तियाज गुल साहब, ये इस किस्म की एग्जेजरेशन उस वक्त होती है जब आप बहुत गुस्से में हो। अब जितने गुस्से में पीडीएम के लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का गुस्सा तो आपको पता है कि वो तो 2.5-3 साल से उनका गुस्सा नहीं हो रहा। जब से ये हुकूमत आई है वो समझते हैं उनके साथ सख्त जुल्म हुआ है और उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा। फिर हमने देखा कि यही गुस्सा हमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी नजर आया। अब सियासत में अकल के ऊपर गुस्सा गालिब आ रहा है और उसका इम्पैक्ट आम आदमी पे भी पड़ेगा। सर, इसमें कौन है जो इनिशिएटिव ले और कहां से ले? क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब ने एक दिन कहा था कि सियासत नाम है बंद गली में रास्ता निकालने का, लेकिन ना यहां चौधरी निसार अली खान है ना उस जैसे और लोग हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। उसमें मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब अपनी एक पोजीशन लेके बैठे हुए हैं बाकी तमाम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ,
और उसकी वजह से गालिबन उनमें अब मालूम नहीं हिम्मत नहीं पड़ रही है या बिल्कुल चाहते नहीं हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर कम करके किस तरीके से बातचीत के रास्ते खोलें। और ये जो मुल्क में एक नफ्स नफ्सी का आलम नज़र आ रहा है, बिलाशुबा उसका असर आम लोगों पे भी होता है, मुल्क से बाहर जो लोग हैं पाकिस्तान के खैर खा उन पे भी होता है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे जो मैंने देखा है पिछले अपनी कॉन्शियस जो शऊरी ज़िंदगी है 40-50 साल की, उसमें ये कि यहाँ तवाज़ुन नहीं रख पाते हुक्मरान, इदारे और हुक्मरान तवाज़ुन ये जो होता है ना बैलेंस, कि अगर आपने किसी के खिलाफ एहतिसाब का काम शुरू किया उसमें वो इतने आगे चले जाते हैं कि जैसे शेख साहब कह रहे थे कि आपके 5-5 या 10-10 साल तक मुकदमा किसी अंजाम तक पहुंच नहीं पाता। वो आहद चीमा जैसे लोग आप उसको 4 साल बाद 3 साल बाद रिहा करते हैं, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं बन पाती है। फवाद हसन फवाद साहब थे, तो बड़े भोंडे अंदाज में केसेस बनाए जाते हैं जिसकी वजह से वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। दूसरा बड़ा मसला इस मुआशरे का है, और इस बारे में मुझे हमारे एक जर्मन दोस्त थे आज से कोई 14-15 साल पहले, उन्होंने सेंसिटाइज किया था। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में लगता है कि आप क्लोजर नहीं करते। क्लोजर का मतलब है कि किसी मामले को आप मुस्तकिल तौर पे हल नहीं करते हैं। ठीक है। उस वक्त उनका रेफरेंस था अल्ताफ हुसैन के हवाले से, क्योंकि उन्हीं ये वो ज़माना था 2002 या 3 की शायद बात है कि जब उसमें उस जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अल्ताफ हुसैन साहब को फ़ोन किया लंदन और कहा कि इंतखाबात हो गए हैं और हुकूमतें बन रही हैं, आप हमारे साथ ताउन करें। तो मुझे उन जर्मन दोस्त ने ये कहा कि ये किस किस्म का सदर ममलिकत है कि लंदन में बैठा हुआ शख्स है, वो कई 100 केस आप उसके खिलाफ बना चुके हैं, भले उसमें ज़्यादातर गलत हों लेकिन केस तो बने हुए हैं। तो ये कैसा सदर है कि इसने एक भगोड़े को फ़ोन करके वो हुकूमत बनाने में ताउन करने का कह रहे। तो ये बुनियादी मसाइल हैं, ये बैलेंस और क्लोजर। मेरे ख्याल है जब तक वो इस मुआशरे में नहीं आएंगे, हमारी सियासत में नहीं आएंगे, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा। आप देख लीजिए तमाम रहनुमाओं को जिस अंदाज में एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने बातें की हुई हैं माजी में या हाल में भी करते हैं, तो उसने आम आदमी को काफ़ी परेशान किया है। ठीक है, अब जंग साहब, अब क्लोजर की बात कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, अगर इमरान खान साहब बात करते हैं नवाज शरीफ से या इन लोगों से, तो वो यानी उनके लिए भी तो यही मामला है ना कि वो भी इस मामले को किसी क्लोजर की तरफ अगर लेकर जाते हैं तो कैसे लेकर जाएंगे? ऐसे ही होगा ना कि केस चलता रहे, इदारों की कैपेसिटी नहीं है, मामला हल हो नहीं पा रहे। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको लिंगर ऑन किया जाता है, ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा अदालतें हैं, ना वहाँ इतने ज़्यादा प्रोसिक्यूटर्स हैं, ना वहाँ इतने ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर्स हैं, और ना कोई उनकी इतनी ट्रेनिंग है। तो ये क्लोजर तो होना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। किसी भी मामले का ओपन एंडेड चीज़ें रह जाती हैं और उसका बाद में पॉलिटिकल लोग फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, मैं जाती तौर पर मेरे ख्याल हो सकता है कि हमने अपने जो चाहे वो आइन हो चाहे वो आपके कवानीन हो, उनमें डिलिबरेटली ऐसे लोगों को सामने छोड़े हुए हैं। और जो सिस्टम है आपका, जो अदालती निज़ाम है नीचे से लेकर ऊपर तक, वो सारा आपको इतने छोड़ प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी केस ले लीजिए, जितनी भी सीरियस नोयत का हो, वो कहीं ना कहीं से आप निकाल के लेके जा सकते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में यहाँ तक हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो गए हुए हैं उसको रिहा कर दिए, पता चलता है कि उस आदमी को सलाह मौत हो चुकी है, फांसी लग गया हुआ है। तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट तक के ऊपर ये बात चलती जाती है। तो हमारा पूरा निज़ाम जो है हमारे सिस्टम को, उसको अभी तक भी बदकिस्मती से किसी ने भी ठीक करने की कोशिश नहीं की। मुझे याद है अभी नवाज शरीफ साहब जब ये पनामा केस में उनको निकाल दिया गया तो उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हमारे जो सिस्टम है इतना अदालती निज़ाम इतना खराब है, मुझे पता होता मैं ठीक करता उसको। ये तो है आपकी 3 दफा पर वज़ीर आज़म की, और ये हाल आपकी है इसमें। पर ये सिचुएशन जिसको तो आपने ठीक करना वो टाइम लगेगा उसको। लेकिन आज हम जिस सूरत हाल से दो चार हैं, अब ये देखते कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से उस स्ट्रक्चर के लोग नहीं हैं जो सब हमारे सियासतदानों पे टेबल में बिठा के बात कर सके। यहाँ मुल्क में ऐसे लोग थे, मेरी याद है कि वली खान साहब ये हिंसा किया था उन्होंने जाकर बाग में, तो फायरिंग हो गई थी, उनके 11 या 12
लोग मारे गए थे, वो मैयतें उठा के वापस चले गए थे, लेकिन उन्होंने वहां पर कोई फसाद की बात नहीं की थी। उनसे आप भले इख्तलाफ करें, मुझे खुद उनकी सबसे बड़ा इख्तलाफ रहा है, लेकिन ये उनकी एक डेफ्थ थी कि भाई इसको मुल्क को बचाने के लिए क्या इकदाम इस वक्त नहीं करने चाहिए। और उसके बाद भी देखिए मुख्य मारे रहे हैं, डॉक्टर साहब रहे हैं, काजी हुसैन अहमद साहब रहे हैं। आज की सियासत में आपको खैर तो रिजाल ये नजर आता है, एक तो शायद हमारी मेच्योरिटी है, ये शायद अपने मफादात की इतना कैदी हो गए हुए हैं कि हम उससे आगे सोच नहीं सकते, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त है कि आप जो अदालती निज़ाम है उसको अपना काम करने दें, और जो बाकी जो हमारी सियासत है उसको और जुर्म को साथ मिला करना चाहिए उसको। इसके लिए आज की जो सियासत लोग नजर आ रहे हैं वो शायद ये नहीं कर सके, लेकिन अगर हमारे सदर मोहम्मद पर जो वफाक की अलामत है, मैं पहले भी कई बार ही कह चुका हूँ कि शायद ये वक्त है कोई इनिशिएटिव लें और वो लोगों को बिठाकर कम से कम बेसिस तय कर ले कि भाई हमने बातचीत करनी है, बातचीत को आगे लेके चलना है, मसाइल क्या है उनको ठीक कर, मसाइल आपको इन्हीं लोगों ने हल करने हैं। लेकिन अगर आज जिस तरह देखिए जब ये इमरान खान साहब अपना धरना दे रहे थे उस वक्त यही जो हमारे सियासतदान है, खासतौर महफूज रहमान, उनका बड़ा वादे बयान था, आज हमने एक जत्थे को इजाजत दे दी तो कल दूसरा जत्था आ जाएगा। यही हाल आज भी इसी के अंदर पेश। अगर आज पीडीएम इस हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाती है, एक तो मुझे वो आईनी रास्ता सवाल के जो पार्लियामेंट है वो मुझे नजर नहीं आता। अगर एक कर भी लेते हैं तो उसका आगे क्या होगा, उनके पास क्या जवाब है इस चीज, क्या करेंगे? जनरल साहब ब्रेक के बाद बाकी बात करते हैं, लेकिन एक क्लोजर की बात हुई, अल्ताफ हुसैन का जिक्र आया, तो अल्ताफ हुसैन का मामला तो अभी भी ओपन एंडेड है। यानी अगर आप चाहें तो आज से 5-6 साल के बाद जब लोग चीज़ें भूल जाएं तो आप अल्ताफ हुसैन साहब को दोबारा खड़ा करें, उनको तगड़ा करें, वो अपनी पार्टी को वहाँ पे दोबारा से फेमस करें, इलेक्शन लड़ें, जीतें और फिर उनको शामिल कर लें किसी हुकूमत में। ओपन एंडेड है, आपने उसका भी अभी तक क्लोजर नहीं किया। ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शेख वकास अकरम साहब, ये जो अभी जत्थाबाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसका जिक्र किया, और फजलुर रहमान साहब ने पहले मना भी किया था जब वो हुकूमत में थे, लेकिन अब वो खुद हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। चलें मान लेते हैं कि ये अपोजिशन मिलके एक ताकत के साथ इस हुकूमत को गिरा लेगी, तो इनकी ये कामयाबी पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड दोबारा से मुतारिफ नहीं करवा देगी जो पहले भी एक फेयर था कि अगर हुकूमतें ऐसे गिरेगी तो फिर तो गिरती रहेंगी। देखें इमरान भाई, बात यह है कि जत्था और जुलूस और धरना तो इमरान खान साहब भी लेके आए थे और हुकूमत नहीं बना सके थे। और मैं ये समझता हूँ कि जुलूसों से, जलसों से हुकूमतें नहीं गिरती होती, ना ये हुकूमत सिर्फ जलसों से गिरेगी। अगर आपने मुल्क में हुकूमत गिरानी है तो उसके फिर और मामलात होते हैं, फिर आपको मुल्क की तमाम मेजर शाहराएँ जाम करनी पड़ती हैं, फिर हर शहर के अंदर जलसा होता है, हर शहर में धरना होता है, फिर वो चीज़ों को जैम किया जाता है, फिर कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार रहना पड़ता है, फिर स्टेट फोर्सेस जो हैं वो रोकती हैं और रोकना चाहिए उनको, फिर उनके साथ लड़ने के लिए और फिर उनकी मार खाने या उनको मारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जब आए थे तो उनके पल्ले भी ये कुछ था कि वो सब कुछ कर सकते, और ना ये अपोजिशन जो है, पीडीएम जो है, ये इस नहज तक जाने को तैयार है और ना जाने के काबिल है। इसलिए ये जत्थों वाली बात जो है ना जी, हाँ आपको जत्थों से डरना चाहिए। जो पॉलिटिकल लोग जो हैं या सियासी वर्करों के जत्थे से डरने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी रेड लाइंस होती हैं और वो क्रॉस नहीं करते हैं। और ख़ुसूसन इस मुल्क में तो देखें ना, 3 तरीकें चली, आपने पीएनए, आप मजहबी बातों के हवाले से बात कर रहे हैं कि उनका जो एक असर रसूख होता है वो वैसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन फिर रिट ऑफ द गवर्नमेंट है तो फिर वो सबके लिए होनी चाहिए। और इस वक्त जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेगा। यही सारे पॉलिटिकल लोग हैं जो मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, लेकिन अभी कोरोना वायरस पे फोकस करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।